नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे की शुरुआत करने से पहले आप सबको महान दार्शनिक समाज सुधारक संत श्री विवेकानंद जी के जन्मोत्सव पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। युवा वर्ग विवेकानंद के आदर्शों पर चले, उन्हें जाने, इस बात की प्रार्थना करता हूँ। जब तक आप श्री विवेकानंद को पढ़ेंगे नहीं, उनके विषय में जानेंगे नहीं, उनको अपने में आत्मसात कैसे कर पाएंगे बिना जाने बिना समझे? क्योंकि समझने की जो स्रोत है वो सरकार ने हाईजैक कर रखा है। आपके हाथ में मोबाइल है, घर में डाटा आता है या नहीं है, लेकिन डाटा ज़रूर है, और वो डाटा आपके दिमाग में कूड़ा भरने के इस्तेमाल में लाया जा रहा है। कोई सार्थक चीज़ आपको परोसा नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, बढ़िया चीज़ तो आप ही तलाश करेंगे। यह आज के युग में थोड़ा बहुत सुविधा है, सहूलियत है कि आप धरती के किसी भी कोने में हैं तो किसी भी कोने की जानकारी ले सकते हैं, अगर आपके हाथ में मोबाइल है और आपके मोबाइल में डाटा है। डाटा तो करीब करीब सबके मोबाइल में है। तो ये समाचार पर प्रसारित होने वाले रविश से आप अपने आप को बचाएं और ज्ञान की बात जानें। विवेकानंद जैसों को पढ़ें, वो अभी मोबाइल पर उपलब्ध है। मैं एक बार पुनः विवेकानंद जी को श्री शत शत प्रणाम करते हुए विवेकानंद के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि, हार्दिक शुभकामनाएं और अपना आदर सम्मान प्रस्तुत करता हूँ, निवेदित करता हूँ। मित्रों, आज सिर्फ एक बात कि गठबंधन की जो राजनीति है उससे किसका फायदा है। गठबंधन में ना तो नेता मिल पाते हैं। मिलने का मतलब ये नहीं है कि वो एक दूसरे की मीटिंग करके वो जो चाय समोसा पकौड़ा खाते हैं, वो नहीं। मिलना, मन मिलने की बात कर रहा हूँ मैं। ना उनमें कोई नियम मिलती है, ना कोई उसमें कार्यकर्ता मिलता है, ना ही कोई उनके मिलने का नई चीज आती है। जनता का तो इसमें कोई रोल ही नहीं होता, ना ही वो जनता के लिए मिलते हैं। तो फिर यह गठबंधन की राजनीति होती क्यों है और इसकी मजबूरी क्या है? मित्रों, 2-3 बयाने आपको बता देता हूँ। मैं जैसा कि कहता हूँ कि बिहार मेरे लिए पावन भूमि है। दुनिया की किसी भी धर्मस्थल से ज़्यादा पावन पवित्र मेरे लिए बिहार भूमि है, क्योंकि बिहार में मेरी माँ ने जन्म लिया है। वो मिट्टी मेरे माँ को जन्म देने वाली है, तो किसी भी देवालय से वो ज़्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि मेरे बच्चों की माँ भी वहीं जन्मी है और मेरे पिताजी की माँ भी। तो हमारे कुल खानदान और गांव जवार की जितनी माताएं हैं वो सब बिहार से ही आती हैं। वैसे भी मेरे लिए आदरणीय है, तो शुरुआत बिहार से करते हैं। बिहार में गठबंधन की सुगबुगाहट है। इंडिया गठबंधन बन चुका है, उसकी नीति, नेता और नियम अभी तय नहीं हुए हैं। उसके लिए कल फिर एक बैठक प्रस्तावित है। उसमें क्या होगा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं ब्रह्मा जी का भाई नहीं हूँ और ना ही गठबंधन के नेताओं ने मुझे कुछ बताया है, ना ही मैं उनसे जानना चाहा है। तो मैं बहुत इस विषय में डिटेल नहीं बता सकता। लेकिन जो बयान आ रहा है, जैसे जनता दल यू जो वहाँ पर सरकार में है, मुख्यमंत्री हैं उसके नीतीश कुमार के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा है कि देखिए, पिछले बार हम 17 सीट पर लड़े थे, 16 जीत भी गए थे, तो 16 तो हमारा है ही है, उससे नीचे का तो प्रश्न नहीं होता। हाँ, लालू प्रसाद यादव अगर किसी से गठबंधन करना चाहते हैं तो वो अपने में से बाकी को दे दें, हमें कोई एतराज नहीं है। मतलब उन्होंने लालू प्रसाद यादव जो कि उनका मुख्य साझेदार है, जिनके साझेदारी से नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, उनको कह रहे हैं कि भाई आप 2-4-5 सीट रखिए, 10 सीट रखिए, आपकी मर्जी है। 16 सीट मेरा है, बाकी 40 में से जो बच रहा वो आपस में आप लोग बांटिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। मतलब समझौते की ये प्रकार चल रहा है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी कह रही हैं कि भाई 2 सीट ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं, देने का मन तो वो भी नहीं है। वो 2 सीट वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पिछले बार 2 कांग्रेस जीत गई थी। मतलब गठबंधन से कहीं कोई नेता नहीं कह रहा है कि ये गठबंधन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें भारत के नागरिक का फला फायदा है, देश की जनता की फला हित है, उस मैं कर रहा हूँ। साफ साफ और स्पष्ट दिख रहा है कि
मोदी लहर के सामने, मोदी के सामने कोई अकेले लड़ने की साहस ही नहीं जुटा पा रहा है। उसकी हैसियत नहीं कि वो अकेले लड़े, इसलिए वो सारे लोग मिल करके एक आदमी को पछाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे महाभारत में अभिमन्यु को पछाड़ने के लिए सारे महारथी एक तरफ हो गए थे और मनु अकेला बीच में हो गया, लेकिन वो अभिमन्यु था जिसे चक्रव्यूह में घुसने आता था, तोड़ने नहीं आता। यह आदमी नरेंद्र मोदी है। यह चक्रव्यूह को तहस नहस करने की सलाहियत रखता है, क्योंकि इसकी मां सो नहीं गई थी और इसके पिताजी चक्रव्यूह की रचना घर में नहीं बता रहे थे। यह चक्रव्यूह की रचना बाहर आकर के सीखा है, स्वयं के जिंदा आंखों से गर्भ में निकलने के बाद। अभिमन्यु को यह मौका नहीं लगा था कि वो चक्रव्यूह की रचना सीख सके, क्योंकि चक्रव्यूह का ज्ञाता उसके अपने मामा और भगवान श्री कृष्ण से 1000 बार बोला कि मामा जी चक्रव्यूह सिखा दिए, तो उन्होंने बोला कि बता देंगे, क्योंकि उनको पता था कि चक्रव्यूह अगर जान जाएगा तो महाभारत आगे नहीं बढ़ेगा। वो महाभारत वाली बात यहाँ नहीं कर रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी को पता था कि किसी दिन मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करना पड़ेगा, तो उसकी तोड़ने की रचना संरचना वो पहले जान चुके हैं और उसकी सलाहियत, शख्सियत, उसकी शक्ति रखते हैं, तो वो अभिमन्यु वाली बात नहीं आएगी। आते हैं कि इस देश में ओपन जनता के विरुद्ध की राजनीति होती है और अपने भले की होती है, और हम सब लोग चुपचाप ताली बजाते रहते हैं। जैसे कोई आदमी यह ना तो पूछ रहा है ना कोई बता रहा है कि भाई सुनो, कल राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में जो लोग आपस में लड़े थे वो एक साथ लड़ेंगे तो जो हमारे कार्यकर्ता है वो किसको वोट देंगे और किस ग्राउंड पर देंगे। जैसे पंजाब की बात रखें, भाई पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, भाजपा, अकाली चारों अलग अलग लड़े थे। अकाली दल और भाजपा का समझौता अब टूट चुका है। अब वो दोनों लोग अलग अलग हो गए किसान आंदोलन के मांग के बाद से। अब आगे मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो नहीं कहा जा सकता। अभी की स्थिति यह है कि किसान आंदोलन के बाद अकाली दल और भाजपा का बहुत पुराना, वर्षों पुराना गठबंधन टूट गया है। शिवसेना के बाद अकाली दल ही भाजपा का सबसे पुराना और मजबूत भरोसेमंद गठबंधन था। अब वो नहीं रहा, अलग हो गया। तो भाजपा, अकाली दल, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, ये चारों लोग अपनी अपनी शक्ति से चुनाव लड़े। उसमें अरविंद केजरीवाल के हिस्से में वहां की सरकार है। आज तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, पंजाब का नेता और पूर्व हॉकी खिलाड़ी प्रगट सिंह का बयान आया टीवी पर, मैं देख करके आपके सामने बैठा हूं। प्रगट सिंह ने कहा कि देखिए 99.99% पंजाब कांग्रेस के निचले स्तर से लेकर के ऊपरी स्तर तक का कार्यकर्ता, नेता का यह मानना है कि भाई हमको जरूरत ही नहीं, हम अकेले जीत रहे हैं। हमको अगर आम आदमी पार्टी से समझौते पर मजबूर किया गया तो इससे हमारा नुकसान होगा। प्रगट सिंह को अगर इस बात की आशंका है कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन के बाद उसका नुकसान होगा और उसके बाद भी अगर कांग्रेस आला कमान पंजाब में समझौता कराती है तो कांग्रेस आला कमान पंजाब के लोकल नेताओं के भावनाओं की अनदेखी करेगी। तो जब नेता और वहाँ के कार्यकर्ता ही इसमें नहीं रहेंगे तो फिर उस गठबंधन का मतलब क्या होगा, क्योंकि पंजाब में काम तो पंजाब का लोकल कार्यकर्ता, नेता करेगा। राहुल गांधी की पदयात्रा से तो वहाँ कुछ होने वाला है नहीं। पिछले बार भी तो पदयात्रा किए थे, क्या बिगड़ पाया, क्या उखाड़ पाए, क्या कर पाए, कोई एक सीट बढ़ा पाए? नहीं। तो फिर राहुल गांधी या कांग्रेस, मतलब राहुल गांधी मतलब गांधी परिवार, कांग्रेस मतलब अब इसमें मल्लिकार्जुन खड़े थोड़े कहीं हैं, अध्यक्ष बनाए गए, हमको मालूम नहीं कि उनका हैसियत क्या है, तो उस पर चर्चा करके टाइम खराब करेंगे। तो मतलब राहुल गांधी अगर स्थानीय नेताओं के विचारों को दरकिनार करके आ रहे हैं तो एक तो चीज़ स्पष्ट हो गया कि उनको अपने कार्यकर्ताओं की वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, उनके भावनाओं का कोई कदर नहीं है, उनके मेहनत, उनके आत्मसम्मान का कोई कीमत उनके पास नहीं है, 2 कौड़ी का मोल भी नहीं है अपने किसी आम कार्यकर्ता के मान सम्मान और अभिमान का। क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता, खुद मुख्यमंत्री जिस तरह से कांग्रेस के लोगों के विरुद्ध कार्रवाइयाँ कर रहा है, उनके विरुद्ध अपमानजनक बयान करता है और उनके विरुद्ध और भी कई तरह के षड्यंत्र रच रहा है, उसके बाद भी अगर गठबंधन होगा, मतलब आप ये प्रकड़े सत्ता हासिल करना चाहते हैं कि भाई गठबंधन में आकर के 2-4 सीटें मिल जाए और 2-2, 4-4 सीट जोड़ करके एक सम्मानजनक संख्या पहुंच जाए,
उम्मीद तो आपको यह है कि मोदी को के बहुमत से ऊपर हमारा बहुमत और हम सरकार बना लें। मतलब सरकार बनाना आपका उद्देश्य है, जनता उद्देश्य नहीं है, देश का मतलब भला कोई उद्देश्य नहीं है। तो फिर जनता आपको क्यों वोट दी? क्योंकि आपके विरुद्ध नरेंद्र मोदी के पास सीधा सीधा लाइन है कि भाई देखिए, हम जो चुनाव में 1980 से लड़ते आ रहे हैं, 84 से, और हम जो जो चीज़ अपने चुनाव घोषणा पत्र में किए थे, जब मेरा सरकार आएगी तो मैंने उसको पूरा किया। जैसे आज एब्सोल्यूट अपने दम पर बहुमत पहली बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को मिली। उसके पहले आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी को पूरी बहुमत नहीं मिली थी, वो समझौते के तहत सरकार बनी थी। उस समझौते की मजबूरी के वजह से वो कुछ काम करना चाह रहे थे, वो नहीं कर पाए। जो भारतीय जनता पार्टी की अपनी कोर कॉम्पिटेंसी मतलब कानून था, जो उनकी मांग था, जो उनकी इच्छा थी, उसका परिणाम यह हुआ कि लोग भाजपा को मजाक भी उड़ा रहे थे कि मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज जो जो चीज़ भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में दिया हो, उन्होंने किया है। उन्होंने लिखा था कि मैं राम मंदिर बनाऊंगा, 22 तारीख को उद्घाटन है। कश्मीर से 370 हटाऊंगा, 3 साल पहले हटा दिया। समान नागरिक संहिता लाऊंगा, लागू कर दिया। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आएगी, वो हो रहा है। मतलब जो जो उनके घोषणा पत्र में था वो हो रहा है। और उसके बाद अब नरेंद्र मोदी जब अगले बार जाएंगे तो एक नया घोषणा पत्र देंगे, और तब भारत की जनता ये विश्वास करेगी कि भाई भाजपा वाले जो कहते हैं वो करते हैं। बेशक करने में समय लगता है या पूर्ण बहुमत का इंतजार होता है। जब पूर्ण बहुमत आती है तो वो होता है, क्योंकि ये चीज पहले दिख चुका है। ऐसी ऐसी चीजें जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, वो चीज हुआ है। जैसे कि लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि धारा 370 के विषय में कोई सोचेगा, हो गया। राम मंदिर बनने के विषय में सोचेगा, हो गया। सिटीजन अमेंडमेंट के विषय में हो गया। समान नागरिक संहिता की कुछ सोच नहीं सकता, हो गया। मतलब जो जो चीजें यह कल्पना से परे था, वो चीज हो रहा है, हो गया है। तो उसके पास तो एक साफ है। नरेंद्र मोदी कहेंगे कि भाई आप मुझे सरकार में लाइए, मैं आपको ये चीज दूं, और वो लोग मानेंगे। उसके उलट जो इंडिया गठबंधन है, उसका भी अभी तक कोई कॉमन मिनिमम एजेंडा या प्रोग्राम नहीं आया है कि वो किस मुद्दे पर अगला 5 साल की सरकार चलाएंगे। सबसे तो पहले उन्हें कॉमन मिनिमम पर एक होने की आवश्यकता है, जो होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी दिख रही है, तो जनता दिग्भ्रमित है। अंत में मैं 2 ही बातें कहूँगा कि हमारे भारत में अजब लोकतंत्र है। हम लोकतंत्र में लोग कोई बात नहीं करते हैं, और राजनीति में लोकतांत्रिक होने की दम भरते हैं। ये जो सरकार चल रही है, यह सरकार भी सीधी सीधी लोग के हितों की कोई बात नहीं कर रही है। कोई बात हुई भी नहीं है बहुत ज़्यादा। हाँ, पाकिस्तान को परास्त कर दिया, दुनिया में भारत का नाम बढ़ा दिया, बिल्कुल ठीक है। अंतरिक्ष विज्ञान में अभी हमारा मतलब अमेरिका हमारे सामने कुछ नहीं है, क्योंकि चांद्र के साउथ ब्लॉक पर हमने उतारा है। हमारा आदित्य L1 एकदम अपने कक्षा में काम कर रहा है। मतलब जहाँ अभी हाथ डाला जा रहा है वो सफलता ही प्राप्त हो रहा है, वो ठीक है। लेकिन कुछ किया है और बहुत की जरूरत है, लेकिन उनसे उम्मीद बन रहा है कि शायद कर देंगे। लेकिन उलट अभी जो विपक्षी गठबंधन है वो क्या करेंगे ही स्पष्ट नहीं हुआ है। और जो लोग गठबंधन की बात करते हैं, मेरा विचार ही नहीं समझ में आता कि भाई गठबंधन करके क्या करेंगे। आप जनता के लिए काम करते हैं। आपने जनता से पूछा कि मैं गठबंधन करने जा रहा हूँ उसी पार्टी से जिस पार्टी से पिछले बार हमने लड़ाई लिया था। हम उस पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं जिससे साथ राज्य में हम चुनाव विरोध में लड़ रहे हैं। मतलब अजीब स्थिति है कि कम्युनिस्ट और कांग्रेस पश्चिम बंगाल में चुनाव मिलकर लड़ी थी और केरल में एक दूसरे के सामने विरोध में लड़ी थी। अब जनता को ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं या बेवकूफ समझ रहे हैं, या ये खुद बेवकूफ है, मैं नहीं समझ पा रहा। क्योंकि मैं मतदाता हूँ और कोलकाता में रहता हूँ और केरल का रहने वाला हूँ। ऐसा हो सकता ना जैसे मैं अभी दिल्ली में रहता हूँ और यूपी का रहने वाला हूँ। दिल्ली में मैं रहता हूँ, मेरा मतदान अधिकार उत्तर प्रदेश के बलिया में है। तो मैं जब बलिया में जाऊंगा मतदान देने के लिए तो देखूंगा कि मैं दिल्ली में कांग्रेस और कम्युनिस्ट आम आदमी पार्टी साथ मिल के चुनाव लड़ रही है और यूपी में एक दूसरे के विरुद्ध है, तो मैं कैसे मतदान का मन बना पाऊंगा। वही स्थिति हुई होगी केरल वालों की, क्योंकि कोई आदमी जो कोची का रहने वाला होगा वो कोलकाता में नौकरी कर रहा होगा, तो देख रहा होगा कलकत्ता में कि कलकत्ता में कांग्रेस और कम्युनिस्ट एक साथ लड़ रही है, दोनों एक दूसरे के पूरक है।
और वही केरल में एक दूसरे के विरोधी हैं, तो फिर कैसे मतदाता मन बना पाएगा? मतदाता ये बात तो सीधा सीधा समझ जाएगा कि भाई इसमें हमारा भला कहीं नहीं है, हमारे हित की बात। अगर मान लीजिए कम्युनिस्ट खराब पार्टी है, क्योंकि केरल में तो कहा होगा ना भाई कांग्रेस ने कि भाई कम्युनिस्ट को वोट मत दीजिए, खराब पार्टी है, मैं बढ़िया पार्टी हूँ। राजनीति का मतलब ये हो कि दूसरे वाले को खराब और अपने वाले को बढ़िया कहो। सामने वाला बुरा है, आपका नुकसान करेगा, देश का नाश करेगा, आपका बिगाड़ेगा, और मैं बढ़िया करूँ, यही कह के वोट मांगी जाती है। तो कांग्रेस केरल में कह रही है कि कम्युनिस्ट एकदम खराब है, देश का नाश कर देगा, आपका नुकसान करेगा, इसको वोट मत दिए, हमको दिए। और वही कलकत्ता में कह रहा है कि कम्युनिस्ट एकदम बढ़िया है, हम और दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, ममता बनर्जी को वोट मत दीजिए, भाजपा को वोट मत दीजिए। तो ये आदमी, एक ही आदमी दो बयान कैसे बोल देता है? इस तरह की कोई विशेष रासायनिक पदार्थ चाटते हैं या कोई कोर्स करते हैं या कोई विशेष दवाई है? यह बात मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, आप पता ना कैसे समझ जाता है। तो ये जो गठबंधन की राजनीति है, इस विषय पर मनबंधन और जनता का हित बंधन कहाँ होता है? अगर आपको समझ में आ रही तो मुझे जरूर बताइएगा। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि एक पार्टी एक जगह विरोध कर रहा है, दूसरी जगह समर्थन कर रहा है, तो फिर उसकी अपनी नीति क्या है, अपना नियम क्या है और अपनी नियति क्या है? यह बात जिस दिन आप समझ जाएंगे, कृपया हमारा भी मार्गदर्शन करिएगा। तब तक आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।